तो ऐसा कुछ डिपार्टमेंट वाइज आप लोगों को कुछ पता चला है कि वैकेंसीज कब आउट हो सकती है? तो थोड़ा आरआरबी जी के बारे में बताइए हम लोग को। थोड़ा वर्किंग कल्चर के बारे में बताइएगा, रेलवे में क्या काम करना पड़ता है। और तो अब अगर बात करें कि जो जैसे आपका रेलवे जी में हुआ है, तो कितने दिनों बाद आपका प्रमोशन जो है हम्म। एसएससी के तौर पर हो जाएगा? क्या क्या मिलता है अगर आप एज ए जेई ज्वाइन करते हैं? कैसा क्वार्टर मिलता है? क्या ट्रैवलिंग अलाउंस कैसा होता है? तो उन सब के बारे में बताइए। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच डी, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है। अभय बैच जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। अशोका 2024 जो कि सिर्फ 2999 रुपीज में अवेलेबल है। तीनों ही बैच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि आप लोग को एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी, एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएनएल, बार, एचपीसीएल, इसरो, ऑल स्टेट एई जेई एंड पीएसयू एस्पिरेंट के लिए ये बैचेस अवेलेबल है। तीनों ही बैचेस जो है सो न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड है, जहाँ पे आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी लेक्चर्स है वो डिलीवर किए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को क्लास नोट्स, डीपीपी और डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएगी। चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट वीकली, सब्जेक्ट वाइज और मॉक टेस्ट, तीनों टाइप के टेस्ट आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे आप लोग को लाइव लेक्चर्स मिलेगा, जो कि इंडिया के बेस्ट फैकल्टी होंगे। पीडब्ल्यू ऐप पे आप लोग को ये प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। क्लास नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को डाउट इंजन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे कि आप लोग का जो भी डाउट और क्यूरीज है उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। आप लोग को एक और ऑफर यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें कि आप लोग को अशोका बैच ए बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा अगर आप लोग अशोका बैच 2024 को परचेज करते हैं 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और एडिशनल 250 रुपीज का डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये कूपन कोड सिर्फ पीडब्ल्यू ऐप पे ही एप्लीकेबल है। हेलो सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द चाइल्ड बुक पे। थैंक यू श्याम। तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें आरआरबी जी से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा आरआरबी जी के बारे में बताइए हम लोग को। रेलवे जेई के आई थिंक इसकी वैकेंसी आई थी 2018-19 के अराउंड आई थी, जो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जब फर्स्ट हुआ था तो मैं स्टैंड बाय में रह गया था पेपर वन पेपर टू निकालने के बाद। और रिसेंटली रेलवे ने वेटिंग क्लियर की है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं फिलहाल अजमेर वर्कशॉप में हूँ। और जो मुझे डिवीजन मिला है वो अजमेर है, एनडब्ल्यू आर में आता है ये। और मुझे डीजल इलेक्ट्रिकल मिला है। तो मैं 2 मंथ से यहाँ पे एज अ जेई ट्रेनी के तौर पे कार्यरत हूँ। तो मतलब अभी ट्रेनिंग चल रहा है आप लोग का? जी जी। जी हाँ। थोड़ा वर्किंग कल्चर के बारे में बताइएगा, रेलवे में क्या काम करना पड़ता है। और अलग अलग, जैसे कि आपने बताया कि आपका डीजल लोकोमोटिव में हुआ, तो अलग अलग में बता दीजिए कहाँ कहाँ पे जेई का पोस्टिंग हो सकता है और यहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ सकता है लोगों को। जी, ये रेलवे ब्रॉड वे में अगर क्लासीफाई की जाए एज जो कैंडिडेट के बारे में जो है, तो ब्रॉडली 2 तरह से होता है। एक तो आपका वर्कशॉप हो गया, जिसको हिंदी में कारखाना कहते हैं, और दूसरा ओपन लाइन हो गया। तो ब्रॉड यही 2 क्लासिफिकेशन है, ओपन लाइन एंड वर्कशॉप। अब वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे वर्कशॉप हो सकते हैं। जैसे वर्कशॉप के अंदर हो सकता है प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पे बनती है या तो लोको बन सकती है, लोको या फिर मतलब इंजन या जो ट्रेन की लोको होती है, या तो वो लोको बनने वाली या फिर कोच बनने वाली। तो ये दो हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, जिसको शॉर्ट में पीयू बोलते हैं। और हम्म। वर्कशॉप के अंदर हो सकता है मेंटेनेंस यूनिट हो सकता है, जहाँ पे ये जो लोको बनी है या कोच बनी है उसकी मेंटेनेंस होती है। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हो गए आपके वर्कशॉप के। अब इसके अलावा ओपन लाइन, और ओपन लाइन काफी बड़ा एक डिपार्टमेंट बन जाता है, क्योंकि ओपन लाइन में आपके आ जाते हैं शेड आ जाते हैं, जहाँ पे रनिंग जो वही ट्रेन होती हैं, जो रनिंग ट्रेन की मेंटेनेंस, कुछ फॉल्ट आ गया उसको ठीक करना हो, तो जो भी जेईज होंगे या एसएससीज होंगे वो उसमें काम करते हैं, शेड के अंदर काम करते हैं। ये एक ओपन लाइन में आता है। ओपन लाइन के अंदर कैरेज एंड वैगन भी आता है।
जो जिसकी मेंटेनेंस होती है, रनिंग रनिंग जो ट्रेन होती है ना, जो ट्रेन चल रही हो उसकी मेंटेनेंस करनी होती है, तो उसको बोलते हैं ओपन लाइन। तो ओपन लाइन में कैरेज एंड वैगन आ गया, इसको शॉर्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म CNW से होता है। TRS हो गया, TRD हो गया, शेड हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन हैं आपके ओपन लाइन के। इसके अलावा एक DMS करके भी होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से वर्कशॉप का ही डिपार्टमेंट हुआ, इसमें वर्कशॉप के अंदर ही DMS भी होता है, स्टोर वाली। तो ये तीन हो गए। इसी में फिर सिग्नल्स भी आता है, सिग्नल ओपन लाइन में आ जाता है। तो ब्रॉडली दो हो गए, वर्कशॉप एंड ओपन लाइन, रेलवेज की क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो। तो प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहता है रेलवे में? क्राइटेरिया तो ऐसे ज्वाइन करने की, एग्जाम के लिए, एलिजिबल होने के लिए। एलिजिबल, और कैसे कैसे आप लोग का प्रमोशन जैसे कि होगा? ओके ओके, ठीक है। स्टार्ट होता है RRB से, की रिक्रूटमेंट आती है। तो अगर आप डिप्लोमा लेवल पे हैं तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है, बीटेक एमटेक सब एलिजिबल है। डिप्लोमा मिनिमम क्राइटेरिया होती है रेलवे में भर्ती लेने के लिए। एज अ जेई, जेई की बात कर रहा हूँ। रेलवे और भी भर्ती करवाती है, NTPC एक हो गया, ग्रुप डी हो गया, इसके अलावा टेक्नीशियंस हो गए। तो इसके अलावा जेई की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। जेई बनने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। और फिलहाल SSC, जिसको हम लोग सीनियर सेक्शन इंजीनियर बोलते हैं, उसकी बहाली बंद है रेलवेज में। बट सुनने में आ रहा है कि इस साल से स्टार्ट होने वाली है, रेलवेज फिर से रिक्रूट करने जा रही है SSC को। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, स्पेशली बीटेक वाले, उन्हें रेडी रहना चाहिए। SSC की रिक्रूटमेंट आ सकती है, मे बी दिसंबर में आ सकती है। बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट। अब तो जेईस की डेफिनेटली इस साल आएगी या नेक्स्ट ईयर आएगी। तो जेई के एग्जाम के पैटर्न तो सबको, आई थिंक सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। दो पेपर में होता है, प्री और मेंस इसमें भी होता है, या फिर पेपर वन या पेपर टू आप कह सकते हो। पेपर वन जो होता है वो टोटली नॉन टेक होता है। एप्टी, रीजनिंग और GS, करंट अफेयर्स, ये चार टॉपिक आते आते हैं। 100 मार्क्स का होता है। और इसमें क्या होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो जोन वाइज आपको चूज करना होता है कि आप किस जोन में काम करना चाहते हो। तो 18 जोन्स है रेलवेज की। तो उसमें जो भी आपको जोन अच्छा लगे वो चूज कर लो। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है किसी के लिए कि किस जोन में जाना है, क्योंकि कट ऑफ्स अलग अलग जोन्स के अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैसे बच्चे, कितने बच्चे उन्होंने अप्लाई किया है। तो मोस्टली लोग जो बच्चे होते हैं अपने घर के पास जो जोन होता है वही भरते हैं। बट जैसे मैंने नहीं भरा, मैं तो बिहार से था लेकिन मैंने अजमेर भर दिया। तो कुछ अच्छे ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि मे बी वहां पे चांस ज्यादा है तो वहां से अप्लाई करना चाहिए। तो ये एक ट्रिकी फेज होता है। इसके लिए आई थिंक आपको सबसे बात करना चाहिए, खुद से भी पूछना चाहिए कि आप किस जोन में जाना चाहते हो। आपको आप वो निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल देखा जाए तो किसी किसी जोन्स की कट ऑफ हाई हमेशा से रही है और किसी किसी जोन्स की कट ऑफ कम रही है। तो ये देख के भी आप एक सोच सकते हो कि आपको कौन से जोन चूज करना सही रहेगा। जैसे आपने जोन चूज कर लिया तो आपसे फॉर्म भरने के टाइम पे प्रायोरिटी वाइज पूछा जाएगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो जब आप फॉर्म का नोटिफिकेशन खोलोगे तो उसमें क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं होगा कि जो मैंने पहले बताया कि वर्कशॉप है, ओपन लाइन है, ऐसे कभी नहीं होता है। हाँ, तो सूरज जी थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। तो आप बता रहे थे कि जैसे फॉर्म हम लोग भरेंगे तो वहाँ ये ऑप्शन नहीं रहता है कि ओपन लाइन या फिर जो भी कारखाना में वर्क करना है, तो वहाँ पे किस टाइप से रहता है उसका आगे बताइए। हाँ, ये जो मैंने बताया ना ओपन लाइन और कारखाना वाला, ये मैं खुद से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ रेलवे नहीं क्लासिफिकेशन करती है। रेलवे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लासिफिकेशन देती है। जैसे कि एग्जांपल्स मैं दिया था ट्रैक मशीन का, सिग्नल का, TRD, TRS, डिजाइन एंड ड्राइंग, जनरल वर्कशॉप, कैरेज एंड वैगन, इतने सारे करके 10-12 डिपार्टमेंट्स आएंगे। तो आपको चूज करना होगा कि आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। आपको वन बाय वन करके 1 2 3 4 करके देना होगा। तो जैसे ही आपने वो चूज कर लिया, आपने फॉर्म, ये सब सारे प्रोसेस होते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे ही। अच्छा। तो आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना होता है, क्योंकि यहाँ पे गलती कर दिया और आपने अच्छे नंबर ला दिए तो आपने मान लीजिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट पे वन में रख दिया जो आप नहीं जाना चाहते हो, तो आपको वो मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से भरना होता है। तो वो भरने के बाद एग्जाम होता है, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन नॉन टेक हो गया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जो कट ऑफ निकलती है वो डिपार्टमेंट वाइज निकलती है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रैक मशीन, कैरेज एंड वैगन, सिग्नल एंड वर्कशॉप, मान लीजिए ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं। तो चारों हम्म। की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 100 में 75 नंबर ला दिया तो आप सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है।
डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज, उस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं और किसने कितना उसको किस प्रायोरिटी पे दिया है, उसकी कट ऑफ अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए ट्राई करना चाहिए कि जितना से जितना हो सके उतना स्कोर करने का। जब मैं रेलवे का तैयारी कर रहा था तो मुझे ये पता नहीं था, मैंने नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ा नहीं था। मैंने बस देखा कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मैंने उतना ही अटेम्प्ट किया जितना मुझे मुझे लगा कि मैं सेफ हो जाऊंगा इस नंबर से। मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं किया था। तो जिस वजह से मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट से डिस्qualify हो गया था प्री में ही। जो मुझे पता नहीं था कि मैं टोटली सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स के लिए सिलेक्ट हुआ था, आउट ऑफ 12 और 13। सिर्फ 4 के लिए सिलेक्ट हुआ था। उस 4 के लिए मैं मेंस पे लिखने जा रहा था, पेपर 2 लिखने जाने वाला था। तो ये मिस्टेक आई थिंक बच्चों को नहीं करना चाहिए, जो जो इस साल जो जब भी इसकी वैकेंसी आएगी। तो पेपर 1 हो गया। पेपर 1 होने के बाद टोटल नॉन टेक हो गया। पेपर 2 होता है, पेपर 2 में टेक आता है और प्लस नॉन टेक आता है। तो 100 मार्क्स का आई थिंक टेक आता है और 50 मार्क्स का नॉन टेक आता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, पेपर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, जैसे कि एसएससी में होता है कि मार्क्स जुड़ जाते हैं दोनों के। इसमें नहीं होता है। इसमें पेपर 2 के हिसाब से मेरिट बनती है। और ये भी पेपर 2 भी एमसीक्यू टाइप का होता है, रिटन राइटिंग वाला नहीं होता, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का नहीं होता। हाँ, और इसका भी अलग अलग कट ऑफ निकलेगा। बट इसमें क्या है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने क्वालिफाई किया है, उन्हीं डिपार्टमेंट्स के लिए आप एलिजिबल हो, मेंस के लिए भी। और जिसको पेपर 2 भी बोलते हैं, और उसी के लिए आप फाइट कर रहे हो। और फिर तो अब पेपर 2 अगर का भी बात करें नया कि जो जैसे नया मेरिट आपका ये रेलवे निकलेगा, में हुआ कट तो ऑफ कितने निकलेगा। दिनों बाद आपका तो वैसे होता है सिलेक्शन रेलवे में, प्रमोशन जो अलग है अलग कट ऑफ एसएससी के निकलते हैं अलग अलग एसएससी डिपार्टमेंट के के लिए, जॉब पे बोथ होता है? पेपर 1 एंड पेपर 2, एसएसई के जॉब पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ गए हैं। जैसे मैं जितना मुझे जानकारी मिली है कि अगर वर्कशॉप में हो तो वर्कशॉप में जल्दी होता है, और ओपन लाइन में थोड़ा डिले होता है उसमें, एसएससी बनने में। जैसे हमारे सीनियर्स ने जो कहा हमें कि आप 3-4 साल, 1 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो। सॉरी, ट्रेनिंग छोड़ के 2 साल एज अ जेई के बाद आप एलिजिबल हो एसएससी बनने के लिए। हम्म। तो अब वो टाइम बाउंड भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं कि एग्जाम दे के आप एसएससी बन सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कैडर खाली है कि नहीं खाली है। तो जैसे कि अगर आप कैरेज एंड वैगन में जाओगे, कैरेज एंड वैगन 2 तरह का होता है। कैरेज एंड वैगन ओपन लाइन भी होता है। ओपन लाइन का मतलब कि जैसे जो गाड़ी रनिंग है उसके डब्बे में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो ठीक करने वाला। और एक कैरेज एंड वैगन आपका वर्कशॉप भी होता है। तो कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप में क्या है कि कैडर बड़ा होता है और प्रमोशन जल्दी होती है। 3 साल 4 साल में भी मैंने देखा है कि 2 साल हमारे वाले बैच के भी बच्चे जो हैं, जो मैं जिस बैच का था 18 का, हम्म। उसके भी जो लड़के थे वो एसएससी बन गए हैं अभी। अच्छा। ऐसा भी हुआ है वर्कशॉप में। तो इतना फास्ट भी हो सकता है। और कहने को स्लो भी है कि मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जो 6-7 साल से हैं जेई में, और जेई हैं अभी भी। तो ऐसा भी है कि लेट भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ऑल डिपेंड्स ऑन द कैडर, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आपकी कैटेगरी क्या है, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बट आप बन जाओगे, डेफिनेटली बन जाओगे। और एसएससी आपका लास्ट प्रमोशन होगा, इसके ऊपर बहुत ही कम चांस है कि आप इसके ऊपर जा सकते हो। आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो चेंज करने के लिए। ऐसे वर्कशॉप में हो तो इसमें एक पोस्ट होती है AWM, तो वर्कशॉप मैनेजर जो उसको बोलते हैं। तो वो हायर ग्रेड पे वाली हो गई। तो उसके जाने के लिए आप 5 साल के बाद उस एग्जाम में बैठ सकते हो। 5 इयर्स एटलीस्ट आपको सर्विस होनी चाहिए विद ट्रेनिंग। इतना होने के बाद आप एलिजिबल हो उस एग्जाम में बैठने के लिए, जो कि यूपीएससी वाला कैडर होता है ना, जो हम्म। यूपीएससी से लड़के आते हैं। हम्म। वो वाले में जाने के लिए आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाओगे। उसके लिए एग्जाम में बैठना होगा, एग्जाम में क्वालिफाई किए। और उस प्रॉब्लम ये है कि सभी के सभी जोन्स वाले बच्चे होते हैं। जैसे मैं NWR गया हूँ, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे। तो हम्म। उस जोन के सभी बच्चे बैठेंगे उसके लिए, एसएससी प्लस जेई। जितने भी एसएससी होंगे, जितने भी जेई होंगे, सब बैठेंगे उस पोस्ट के लिए। और जो सिलेक्ट हो जाएगा वो आगे चला जाएगा लाइफ में। और जो नहीं हो पाएगा वो एसएससी तक तो जरूर बन जाएगा, 46 तक ग्रेड तक तो जरूर जाएगा। और एक चीज है जो आई थिंक गवर्नमेंट जॉब में होती है कि हर 10 इयर्स में मैंडेटरी एक ग्रेड पे का रिवीजन होता है। जैसे आप 4200 ग्रेड पे में एंट्री करते हो, हम्म। तो 10 साल में आपका वैसे भी 4600 होना ही है। आप भले ही एसएससी ना बने हो, क्योंकि एसएससी क्या 4600 ग्रेड पे होता है ना। हम्म। तो आप नहीं प्रमोट नहीं भी होंगे तो आपका 10 ईयर सर्विस के बाद आपको मैंडेटरी है कि 4600 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 10 इयर्स में आप 4800 ग्रेड पे चले जाओगे। तो ग्रेड पे इंक्रीज होते रहेगा। बट आपका प्रमोशन में भी ना हो, बट ग्रेड पे इंक्रीज होते रहता है। वो वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा कि वैकेंट है अगर कैडर तो हो जाएगा। हाँ, कैडर है तो है, एसएससी तो डेफिनेटली सब बन जाते हैं। तो वर्कशॉप में अब थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए वर्कशॉप आप फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सब।
तो आप सबसे मतलब कि आप सबसे मेन जो लोगों का फोकस रहता है अलाउंसेस, कि क्या क्या मिलता है अगर आप एज ए जेई ज्वाइन करते हैं, कैसा क्वार्टर मिलता है, क्या ट्रैवलिंग अलाउंस कैसा होता है, तो उन सब के बारे में बताइए। ट्रेनिंग में तो आई थिंक हमें ऐसा कोई पास वास नहीं मिलता है। ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है कि आपको ड्यूटी पास आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपको फील्ड ट्रेनिंग में भेजा जा रहा हो। हम्म, मान लीजिए 6 मंथ का एक क्लासरूम कोर्स होता है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है जेएसके, जिसमें 6 मंथ का क्लासरूम कोर्स होता है। तो उस क्लासरूम में आप 6 मंथ आपको पढ़ाया जाता है, बाकी 6 मंथ आपकी फील्ड होती है, फील्ड में ट्रेनिंग होती है। तो ये आपके आपके जोन में हो सकती है और आपके जोन के बाहर भी हो सकती है। हम्म, तो जैसे मैं अजमेर जोन से था, तो हम्म, हमें हमारा अभी क्लासरूम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमें अच्छा, पहले से ही हमें फील्ड वर्क पहले ही हो रहा है, फील्ड ट्रेनिंग पहले हो रही है। तो मैं फिलहाल अभी आरडीएसओ में हूँ, लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है मेरी। हम्म, आरडीएसओ में इसके पहले मैं डीएलडब्ल्यू बनारस में ट्रेनिंग करके आया हूँ 1 वीक का। हम्म, इसके बाद मैं बैंगलोर जाने वाला हूँ। तो रेलवेज आपको ऐसे ही घुमाते रहेगी, हर हर जो जोन्स में घुमाएगी, जहां भी आपको उन रेलवेज को लगता है कि आप आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो ऐसे करके घूमेंगे, फिर कुछ समय आप अपने जोन में भी घूमेंगे, 6 मंथ। और उसके जब आप घूमोगे तो आपको ट्रैवलिंग पास मिलेगा, ड्यूटी पास उसको बोलते हैं, ड्यूटी पास मिलेगा, तो आप एलिजिबल हो जाओगे सेकंड एसी तक कंफर्म टिकट लेने के लिए। तो आप टिकट का दिक्कत तो नहीं होगा आई थिंक, ऐसा कुछ रेलवेज में आने के बाद। हम्म, बट हाँ, पास को लेके थोड़ा बहुत मिथ है कि पास मिलते रहता है और रेलवे एम्प्लॉय हमेशा हर जगह फ्री में घूमते रहेंगे। ऐसा नहीं है, बट मे बी आपको लोग अलाउ कर दें, टीटी जो होते हैं वो अलाउ कर देते हैं स्टाफ देख करके। बट वो रूल ऐसा नहीं कहते कि आप कहीं भी चढ़ जाओ, बैज दिखाओ और बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है स्टाफ्स के बीच में तो हो जाता है। ये थोड़ा बहुत एडवांटेज है रेलवेज का। ट्रैवल हाँ, करने में 5 साल बहुत। होने के बाद आई थिंक आपको 3 पास मिल जाता है। 5 साल होने के बाद आपको 3 पास के लिए आप एलिजिबल हो। 3 पास का मतलब कि अप एंड डाउन बोथ जर्नी के लिए आपको 3 पास मिल जाएंगे, आपको आपकी फैमिली के लिए। तो जैसे आपको यहाँ से कर्नाटक जाना हो, बैंगलोर जाना हो, तो आपको सेकेंड एसी तक आप एलिजिबल हो विथ फैमिली, जाने का और आने का टिकट लेने का, टिकट लेने का। आफ्टर 5 इयर्स 3 पास, ट्रेनिंग के बाद 1 पास। तो क्वार्टर वगैरह का ये क्या रहता है इशू, किस टाइप का क्वार्टर मिलता है? क्वार्टर का तो आई थिंक डिले होता है, रेलवे में क्वार्टर जल्दी से नहीं मिलता है, क्योंकि क्वार्टर कोई नहीं छोड़ना चाहता, हम्म, जितने भी स्टाफ हैं। तो वही है क्वार्टर। अभी तो पता नहीं मुझे क्वार्टर का हमें कब मिलेगा। हम्म, आई थिंक 5-6 ईयर का आई थिंक वेट हो जाता है क्वार्टर मिलने में। बट क्वार्टर से अच्छा, इशू नहीं है, आपको एचआरए मिल जाएगा। हम्म, तो एचआरए जैसे जैसे शहर में रहोगे वैसा एचआरए मिल जाएगा, तो एचआरए इनफ हो जाता है आपके इसके लिए, रूम की इशू नहीं होगी। और सैलरी जो इन हैंड बनती है करीबन कितने बन जाती है? ट्रेनिंग में आपके तकरीबन 50,000 बन जाएगी। 35,400 आपकी बेसिक है। उस पर आपको डीए मिलता है, डीए चूंकि अभी रिवाइज हो गया है, 42% हो गया है। तो वो डीए मिला के आपको 50, अराउंड 50 हो जाती है ट्रेनिंग में। एच और आर ए जैसे ही छोड़ आप के। ट्रेनिंग करोगे, हाँ एचआरए छोड़ के, एचआरए नहीं मिलता ट्रेनिंग के टाइम पे। और जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे ट्रेनिंग के बाद, तो आपको एचआरए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिटी में हो उसके अकॉर्डिंग अच्छा, एचआरए बनाया हुआ है। 18%, 26%। तो वो आप ऐड कर लो। बट ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, आपका एनपीएस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, तो आपसे हम्म, पैसे ही कटने भी लगते हैं। तो हाँ, तो वो आप देखोगे, तो पैसे कटने पे आप आई थिंक 4,000-5,000 कट जाता है। तो एचआरए जो मिलता है उससे भी कट कट के आप सेम सैलरी बनती है, 50, अराउंड 50-52 बनेगी आपकी अराउंड, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद भी यही सैलरी तो बनेगी। तो बहुत ही अच्छा लगा सूरज जी आपसे बात करके। और मेरे को लगता है लोगों का जो भी डाउट था आरआरबी जी से रिलेटेड, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन से लेके वहाँ का जो भी बेनिफिट्स हैं और ट्रेनिंग प्रमोशन सब कुछ बता दिया है। तो आने वाले स्टूडेंट को आप क्या हाँ, राय देना चाहेंगे, सजेशंस देना चाहेंगे, वो दे दीजिए। मैं एक ही दूंगा, जैसे कि आप डिप्लोमा में हो, तो आई थिंक आपको एसएससी जेई और रेलवे जेई दोनों की तैयारी करनी चाहिए एक साथ। पहले आपका एग्जाम का तैयारी पैरेलल चलना चाहिए। अगर आप बीटेक में हो और थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बस गेट की तैयारी करूंगा, पीएसयू में जाऊंगा, जो कि अच्छा सोचा है, ऐसा नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लड़के निकालते भी हैं। बट अगर नहीं हुआ गेट में, क्योंकि गेट एक तरह का, मुझे लगता है कि गेट एक तरह का ट्रैप हो जाता है, कि अगर आपने नहीं निकाल पाया, तो उस ट्रैप से बाहर निकलना आपको आना चाहिए। 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया,
फिर भी नहीं हो रहा, मतलब हो तो जाता है लेकिन पीएसयू मिलना है ना, उसमें पीएसयू के लिए आपको रैंक नहीं मिलती उतनी अच्छी, तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप इस सिचुएशन में आ चुके हो कि आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो फिर भी गेट में उस तरह का रैंक नहीं आया, तो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के आप जेईस की तरफ भी आ जाओ। एसएससी जेई एक बार दे के देखो कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी जेई में, पीवाईक्यू उठा के देखो, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग आने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन हाई हो जाएगा। तो अगर रेलवे जेई आता है जो कि वंस इन अ ब्लू मून आता है, 5 इयर्स में आता है ऐसे कहते हैं, तो रेलवेज आता है तो डेफिनेटली रेलवेज भर देना चाहिए सभी को इस साल। और एसएससी जेई तो हर साल आता है, तो एसएससी जेई भी भरना चाहिए बीटेक वालों को, मुझे ऐसा लगता है। और स्टेट जेई स्टेट एईस को भी आप तैयारी करते रहिए, तो आप तैयारी हर तरह का करते रहिए, सिर्फ एक एग्जाम की तरफ सोचना है कि मुझे यही निकालना है, तो ये इन माय ओपिनियन एक मिस्टेक हो सकता है। मैंने कर रखा है सेम मिस्टेक, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा किसी को ऐसे नहीं करने के लिए। यानी कि सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको टेक्निकल तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कौन कौन सा ऑप्शंस हैं हम्म। और उनके लिए क्या क्या कॉमन चीज करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, टेक्निकल तो स्ट्रांग होना चाहिए, और हम्म, स्ट्रांग करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा बुक ही आना चाहिए। स्ट्रांग करने का मतलब कि आप एग्जाम में स्पेसिफिक तैयारी करना चाहिए। जैसे आप जो भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या 6 महीने में जो एग्जाम आने वाला है उसका पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कि कैसे पूछ रहा है, हम्म, उस लेवल की तैयारी करिए। और उससे एक्स्ट्रा मत पढ़िए, उससे कम ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही पढ़िए और आपका एग्जाम हो जाएगा। और आप सोचोगे कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये आ जाएगा, और ये भी देख लेता हूँ, ये कभी नहीं पूछा, मे बी ये इस साल आ जाए, हम्म, ये आपका माइंडसेट रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ बस यही बोलूंगा। आप जेई की ऐसा एसएससी जेई आएगी इस साल, 2 महीने 3 महीने बाद वो आने वाली है, हम्म, तो बुक उठाइए, देख के क्या सवाल पूछा गया है एसएससी जेई में, और लग जाइए। जो ये मंथ 3 मंथ की तैयारी होगी, अगर इस साल नहीं होगा हम्म, तो मे बी दिसंबर जनवरी में आरबी जेई आ जाए तो उसमें हेल्प हो जाएगी। तो हम्म। ऐसे करके आपका आपका मोमेंटम बस बने बने रहना चाहिए, तैयारी का टूटना नहीं चाहिए बीच में, टूट जाएगा तो फिर रीस्टार्ट करने में डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, तो जैसे वैकेंसी का मतलब हम लोग 1-1.5 साल से सुन रहे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, मार्च में आएगा, फरवरी में आएगा, तो मतलब यूट्यूब पे सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ऐसा कुछ डिपार्टमेंट वाइज आप लोग को कुछ पता चला है कि वैकेंसीज कब आउट हो सकती है? डिपार्टमेंट वाइज आई थिंक मुझे इतना पता चला है कि एसएससी जेई का रेलवे रिक्रूटमेंट करेगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जितने भी मैंने लोगों से पूछा है या इंटरेक्ट किया है, मुझे यही लगा है कि एसएससी का वापस से रिक्रूटमेंट चालू होने वाला है, जो कि हम्म, सबको पता है आई थिंक। सीनियर नहीं सेक्शन तो इंजीनियर्स का एग्जाम फिर से होने वाला है, एक और नोटिफिकेशन दिसंबर गया में था। चांसेस है कि नोटिफिकेशन आ जाए। मैं गेस नहीं, मैं बस गेस कर रहा हूँ ऐसा कि दिसंबर में आ जाए नोटिफिकेशन उसका, बट आएगा जरूर ऐसा, आने वाला है, क्योंकि अभी तक क्या था कि प्रमोशन से होता था हम्म, जेई से एसएससी, लेकिन अब एग्जाम होगा, और जब होगा तो तैयार रहना पड़ेगा। तो ठीक है सूरज जी, यहीं पे एंड करते हैं। काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा है जी जी। और लोगों का मुझे लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया हो। बाकी एसएससी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी हाँ मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगा कि फॉर्म भरने के टाइम पे हल्का सा ध्यान रखना है कि फॉर्म में आप किसको प्रायोरिटी फर्स्ट दे रहे हो। हम्म, और पेपर वन पे ध्यान देना है, पेपर वन पे जितना हो सके उतना सही करके आना है। ये नहीं हम्म, सोचना कि मैंने इतना कर लिया, इतना में हो जाएगा। 100 में 100 हम्म, करके आओ, 100 में 90 लाने का ट्राई करो, ताकि हर डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो सके। ठीक है। बस। बाकी आप टेलीग्राम पे हैं, थैंक यू। कुछ डाउट होगा लोगों को तो पूछेंगे लोग। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू थैंक श्याम यू, जी। थैंक यू, थैंक यू।